नमस्ते प्रिय स्टूडेंट। आज इस टॉपिक में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह है मौर्य काल। मौर्य काल पढ़ाने से पहले हमने महाजनपद काल को पढ़ा था। और महाजनपद काल में तीन क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आते हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि महाजनपद काल का उल्लेख कहाँ मिलता है। महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। एक क्वेश्चन इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मिलता है राजस्थान के 4 प्रमुख जनपदों या 2 जनपदों का नाम लिखिए। तो राजस्थान की प्रमुख जनपद, तो आपको पता है कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं। कौन से हैं तो आपको पता है राजस्थान के 4 जनपद थे। पहला मत्स्य जनपद, दूसरा जांगल जनपद जो बीकानेर जोधपुर वाला हिस्सा था, तीसरा जनपद था सीवी और चौथा जनपद था सुरसेन। गढ़वाला। ये 4 जनपद थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है राजधानी संबंधित। एक राजधानी वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि महाजनपद कौन सी थी। जैसे कि काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वाराणसी थी। ऐसे ही राजधानी में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वाराणसी, ठीक है बच्चों। ऐसे मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। तो ये जो जनपद काल अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें से ये क्वेश्चन आने की संभावना है। हर बार पूछता है महाजनपदों का उल्लेख कौन सी निकाय में है? तो अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं? तो मत्स्य जनपद है, जांगल जनपद है, सीवी है, सुरसेन है। ये 4 जनपद है राजस्थान के। अब बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
अब बच्चों हम देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, क्योंकि अब मौर्य काल है, इससे पहले की घटना के बारे में देखते हैं। और जब मौर्य काल का उत्कर्ष होता है वो मगध से होता है। तो हम देखते हैं 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम मौर्य काल पढ़ने से पहले पूर्व ज्ञान की तरफ जाते हैं। जो मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। तो प्यारे बच्चों, मगध का उत्कर्ष होने के पीछे आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक ये कारण रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो कारण है मगध के उत्कर्ष का, पहले कारण लेते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि हमने पिछली महाजनपद काल में जब देखा कि लोहे की खोज मगध में हुई, लोहे की खोज मगध में हुई। अब थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, देखिए यहाँ पर मगध है। अब जो मगध है, सबसे पहले तो ये क्या है कि ये 5 नदियों से घिरा हुआ भूभाग है। गंगा नदी है, इधर एक गंडक नदी है, सोन है, पुनपुन नदी है। इन नदियों के 5-6 नदियों से घिरा हुआ भूभाग है। तो ये उपजाऊ भूभाग था पूरी तरह से। यानी गंगा फलाकरण लिखेंगे, गंगा और उसकी सहायक नदियों का भूभाग, यानी गंगा सहायक नदियों के मध्य स्थित होने भूभाग। तो यह है गंगा व, सॉरी इसको बड़ा लिखूं मैं आपको, गंगा व उसकी सहायक नदियों में स्थित भूभाग। पहला तो हो गया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में स्थित भूभाग है मगध। इस वजह से ये उपजाऊ मैदान था, पूरी तरह से उपजाऊ था। दूसरा है लोहे की प्राप्ति। लोहे की प्राप्ति देखिए, अपने पिछले वीडियो में देखा था लोहे तकनीकी का आविष्कार हो गया था। आविष्कार होने से अधिशेष बच गया, और अधिशेष बचने से लोगों की जो भौतिक आवश्यकता थी पूर्ति होने के बाद में लोग उसको व्यापार में या निवेश करने लगे। लोहे की प्राप्ति है। लोहे की प्राप्ति से क्या हुआ कि देखिए, लोहे से बना हल से जुताई होने लगी, तो इससे अतिरिक्त उत्पादन हुआ। एक तांबे की खानों का मिलना, तांबे की भी खाने मिली, खानों का मिलना। तीसरा है इसी में आर्थिक कारणों में कि भाई सैन्य शक्ति, यानी हाथी का पाया जाना, हाथी का पाया जाना, जिससे कि सैन्य शक्ति में वृद्धि, जिससे सैन्य शक्ति थी उससे वृद्धि, सैन्य शक्ति में वृद्धि भी। नेक्स्ट, मुद्रा का प्रचलन हो गया था। मुद्रा का प्रचलन हो गया था उस समय। हाथ मुद्रा है, मुद्रा का प्रचलन, तो हाथ मुद्रा थी जो ठप्पे मार के बनाई जाती थी, आहत मुद्रा।
तो गंगा में उसकी सहायक नदियों की निश्चित हो गई कि भूभाग की जो उपजाऊ मैदान था लोहे की प्राप्ति से वहाँ कृषि कार्य सुगम हो गया। मैगी खाने मिलना भी एक मगध के उत्कर्ष में बहुत बड़ा कारण रहा। हाथी का पायजाना इससे सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई और मुद्रा का पायजाना प्रचलन होने से युवा के लोगों का व्यापार बढ़ा। एक और है व्यापारिक श्रेणियों का अस्तित्व में आना। जब मुद्रा का प्रचलन बढ़ा तो व्यापारी जो श्रेणियां थी, श्रेणियां अस्तित्व में आई। व्यापारिक श्रेणियों के अस्तित्व में आने से व्यापार बढ़ा। तो आर्थिक कारणों में ये है कि भाई गंगा और उसकी साइड नदियों में स्थित भूभाग की वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ। लोहे की प्राप्ति, मेखाना में मिलना होना, हाथी का पाए जाना, इससे की सैन्य शक्ति में वृद्धि, मुद्रा का प्रचलन हुआ, हाथ मुद्रा की टप्पा मार के बनाने जाए और व्यापारिक श्रेणी में स्थिति में से व्यापार बढ़ा। ये तो हो गया आर्थिक कारण। अब देखते हैं भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं भौगोलिक कारण में लिख कारण। देखिए, तो मगध की जो राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगृह, मगध की राजधानी गिरिवर्ज राजगृह गिरिवर्ज। और फिर उदयन ने बनाई थी पाटलिपुत्र। तो ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवर्ज। यह 5 पहाड़ियां 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इससे बाहरी शत्रु आक्रमण न कर सके। दूसरा है, देखिए, नदी जल मार्ग का आधिपत्य, क्योंकि हमने देखा कि मगध गंगा और उसकी गंडक, पुनपुन, सोन नदियों के मध्य स्थित 5 नदियों की बहुत सारी नदियों के मध्य स्थित था। इससे नदी जलमार्ग का और आधिपत्य था मगध का। तो नदी जलमार्ग है, नदी जल मार्ग पर आधिपत्य। और जो पाटलिपुत्र थी राजधानी, वो नदी के बीच में थी। उदयन में जब हम आगे बढ़ेंगे, जब मगध की उदयन के द्वारा राजधानी बनाई जाती पाटलिपुत्र, ये नदी दुर्ग थी, यानी नदी के बीच में, थी। यहाँ तक का आपका भौगोलिक कारणों में देखें, मगध की राजधानी जो राजगृह गिरिवर्ज थी, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और नदी जलमार्ग का आधिपत्य था मगध का। और पाटलिपुत्र नदी जो है बाद में राजधानी बनती है, नदी दुर्ग के बीच में स्थित थी। और तीसरा कारण है राजनीतिक कारण। तीसरा जो कारण है वो राजनीतिक कारण। और इसमें यह है कि मगध को समय समय पर महत्वाकांक्षी शासकों की निरंतरता, योग्य
और महत्वाकांक्षी योग्य व महत्वाकांक्षी शासकों की निरंतरता, यानी कि मगध को जो शासक मिले वह महत्वाकांक्षी मिले, इस वजह से ये मगध का उत्कर्ष होने के कारण है। बच्चों, आपके मन में ख्याल आया होगा कि 16 जनपद थे, अब 16 जनपदों में मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ? तो मगध के जो भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक जो भूभाग था, उसमें इन सब चीजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ। अब मगध के उत्कर्ष होने के बाद अब मगध के जो राजवंश थे, जिन जिन राजवंशों ने शासन किया, तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जो मगध का उत्कर्ष होता है, मगध का उत्कर्ष इसमें सबसे पहले जो राजवंश था वह दर्त वंश था, यानी कि सबसे पहले इसने शासन किया तो वह दर्त वंश ने शासन किया। इसके बाद में हर एक वंश आता है। हर एक वंश, हर एक वंश के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा। तो ये पुराणों, भाई इसका उल्लेख पुराणों और महाभारत में मिलता है। पुराणों और महाभारत में मिलता है कि वही सबसे पहले जो मगध पर वो शासन किया वो उसने किया। उसके बाद में हर एक वंश आता है, और हर एक वंश में सबसे पहले जो हर एक वंश का संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था, ये हर एक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार था। उसके बाद में अजातशत्रु, बिंबिसार इसका संस्थापक था। ये संस्थापक था, इसका हर एक वंश का संस्थापक था।
अजातशत्रु के शासन काल में आपने पिछली 9th कक्षा में पढ़ा था भोज संगति के बारे में। प्रथम भोज संगति, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी में। फिर उसके बाद में इसका पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु शासक बन बैठा। उसके बाद में इसका पुत्र उदयनी गद्दी पे बैठा और इसने राजगृह की जगह पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पाटली, जो पाटलिपुत्र थी उसको, पाटलिपुत्र को राजधानी, क्योंकि मगध की जो राजधानी थी राजगृह गिरिवर, उसका महत्व धीरे धीरे खत्म हो गया था और इसके बाद में इसने अब पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब उदयनी की बाद में इसने इसकी हत्या कर दी। पितृहंता वंश भी है, कहते हैं इसको। इसके बाद में तो अनिरुद्ध आता है, इसी में इसका अनिरुद्ध, फिर मुंडक, फिर नागदशक, एक नागदशक या नागदशक, ये अंतिम शासक था, अंतिम शासक था इसका। और इसका जो नागदशक जो है अंतिम शासक है, आर्य वंश का अंतिम शासक है और इसका अंतिम शासक था ये। और बनारस के जो अमात्य थे, बनारस का अमात्य या मंत्री, अमात्य बोल सकते हैं या मंत्री बोलते, शिशुनाग ने, अमात्य शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके, शिशुनाग ने हत्या कर दी इसकी। शिशुनाग ने हत्या करके और जो है अगला राजवंश, तो शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश, इसके बाद में शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश, अब शिशुनाग वंश में शिशुनाग